देखिए बच्चों, अब इसमें स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो हमें समझना है। तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ माइकल फैराडे। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी उनके द्वारा किया गया था। इस प्रोड्यूसिंग, क्या था ये डिस्कवरी? तो इस प्रोड्यूसिंग इट्स प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट with the help of magnetic field magnetic field full stop. In other words, we can say that we can say that the we can say that Faraday produced electricity from magnetism. Electricity produce electricity from magnetism, comma. This phenomena this phenomena is known as electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना बच्चों। तो हुआ क्या है कि जैसे हमने पहले देखा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से अगर करंट कैरिंग वायर रखें हम, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है। तो फैराडे ने सोचा कि इसका उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। भाई अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोवाइड किया जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते, है ना। तो जो उल्टा फिनोमिना है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना फ्रॉम मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कराना या प्रोड्यूस करना, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तक हम देख रहे थे कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका यूज करके हम करंट किसी वायर में डेवलप करेंगे। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया होगा कि क्या फिनोमेना है। अब ये कैसे होता है इसको जरा देखते हैं, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमें ये देखना है कि इंड्यूस करंट जो है, मतलब करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैसे प्रोवाइड होता है। उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखिए, तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताता हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। जो फैराडे ने किए थे तो उसमें पता चलता है कि इंड्यूस करंट फ्लो होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे। तो क्या किया उन्होंने एक बार कि बच्चों यहाँ पर उन्होंने एक बार एक कॉइल को इस तरीके से रखा, यहाँ पर ये जो कॉइल है
कॉइल जो होता है इस तरीके से एक कॉइल को ले लिया और इस कॉइल से बच्चों एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। आपको पता है ना गैल्वेनोमीटर क्या करता है भाई? गैल्वेनोमीटर आपको करंट का डायरेक्शन डिटेक्ट करता है अगर करंट फ्लो होती है ना। तो ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर उन्होंने यहाँ पे रख दिया, कॉइल के साथ अटैच कर दिया। फिर यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा उन्होंने, बार मैग्नेट रखा बच्चों। तो अभी दोनों रेस्ट पे थे, है ना। तो यहाँ पे देखा कि ये भी रेस्ट पर है आपका और ये भी रेस्ट पर है ना। दोनों बार मैग्नेट भी रेस्ट पे है और कॉइल भी रेस्ट पे है। तो देखा गया कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे जो करंट है बच्चों, गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, वो जीरो पे है। मतलब इसमें करंट अभी क्या हुई? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक बार मैग्नेट और कॉइल को आपस के पास में रख देते हैं तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो ये केस नंबर 1 है। तो ये तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। फिर उन्होंने दूसरी बार में दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि यहाँ पे बच्चों इस तरीके से कॉइल था और इस कॉइल का जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को फिर से प्लेस कर दिया। तो अभी तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद गैल्वेनोमीटर जी हम बोल रहे हैं, उसके बाद फिर ये जो आपका नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, तो इसको तो हमने स्टेशनरी रखा, स्टेशनरी, है ना बच्चों। लेकिन इसको मूव कर दिया, मूविंग, इसको मूव किया इधर v वेलोसिटी से। नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है। तो हमने देखा कि मतलब फेराडे ने ऑब्जर्व किया कि इसमें करंट फ्लो हुआ, क्योंकि अब ये जो है डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब जब आप मैग्नेट को मूव करोगे कॉइल को स्टेशनरी रखकर, तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये बात हमें समझ में आई। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट में बच्चों उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर वही कॉइल ले ली, फिर उसमें वही गैल्वेनोमीटर रखा। तो पहले तो गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा था, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कनेक्शन किया हुआ है गैल्वेनोमीटर से। और अब जो है अभी भी इसको स्टेशनरी रख रहे हैं। तो आपका कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, मूविंग है। और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। अब इसको अवे फ्रॉम द कॉइल ले गए, मतलब दूर ले जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी भी दूर ले जा रहा है। तब भी देखा कि इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन अब ये ऑब्जर्व किया गया कि करंट जो है वो डिफ्लेक्शन जो है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में। देखो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि करंट जो है बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये बता रहा है। डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब कि करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। अगर पहले इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ होगा तो अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ होगा। ये आपका कौन बता रहा है? गैल्वेनोमीटर। और ये भी पाया गया कि इसको जितना तेजी से आप ले जाओगे उसमें डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब जितना तेजी से आप यहाँ पर मैग्नेट को मूव कराओगे डिफ्लेक्शन भी उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जितना तेजी से इसको दूर ले जाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस हुई है ना। तो ये ऑब्जर्व किया गया कुछ पॉइंट्स में, है ना, कि मतलब करंट मैग्नेट को मूव करने पर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। फिर फोर्थ उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि अब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा बच्चों, मैग्नेट को मूव नहीं किया, मैग्नेट आपका स्टेशनरी है। तो मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और अब वो कॉइल को मूव करा रहे थे। कॉइल को मूव करा के देखा उन्होंने कि क्या होता है। तो जब कॉइल को टूवर्ड्स द मैग्नेट उनको मूव कराया गया तो उन्होंने फिर देखा कि करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जब ये पास आ रहा था या स्टेशनरी वाली कॉइल मैग्नेट के पास आ रही थी या मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा था, तो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, है ना, एक ही डायरेक्शन में उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही थी। और फिर वैसे ही उन्होंने फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर कॉइल को अवे फ्रॉम द मैग्नेट अगर वो ले जाएंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फिर से करंट होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब मान लीजिए कि
अभी भी ये स्टेशनरी है और कॉइल को आप अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव करा रहे हो, तो भी इसमें क्या होगा बच्चों, करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो, आप अवे ले जाते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है, टूवर्ड्स ले जाते हो तो एक डायरेक्शन में करंट है। उसके बाद उन्होंने देखा कि चलिए दोनों को मूव करा के देखते हैं सेम वेलोसिटी के साथ। तो उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा बच्चों, सिक्स्थ में, कि अगर वो कॉइल को और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अभी जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और मैग्नेट को, दोनों को मूव करा रहा है, तो अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो भी ये जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो भी ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों। देखो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि वैसे ही कॉइल को लिया, सेवंथ एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को लिया, गैल्वेनोमीटर लगाया, और अब जो है वो अवे फ्रॉम ईच अदर दोनों को ले गए, मतलब v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से, तो देखा कि इसमें फिर से करंट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि करंट जो है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर उन्होंने ऐसा किया कि दोनों को सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव कराओ, यानी कि एट्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि ये जो कॉइल ली, इसको बच्चों राइट की तरफ अगर v वेलोसिटी से भगा रहे हैं, तो जो मैग्नेट है उसको भी राइट की तरफ v वेलोसिटी से भगा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें देखा कि कोई भी करंट नहीं है, करंट जीरो। जो गैल्वेनोमीटर है उसने कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं किया। यानी कि हमें एक बात समझ में आई कि भाई यहाँ पर अगर ये दोनों रेस्ट पर है तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा मूव नहीं कर रहा है, तो करंट जीरो है। यहाँ पे भी अगर दोनों की रफ्तार एक ही डायरेक्शन में भी है, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच का सेपरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन बोल रहा हूँ बच्चों, मोशन नहीं बोल रहा हूँ। रिलेटिव मोशन का मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन चेंज होना। लेकिन गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में या मैग्नेट के रेस्पेक्ट में गैल्वेनोमीटर का, या गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में मैग्नेट का जो सेपरेशन है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसमें भी करंट नहीं आया। बाकी कोई भी केस देखो आप, इसमें इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, फिर इसके रेस्पेक्ट में कॉइल मूव कर रही है, इसके रेस्पेक्ट में कॉइल मूव कर रही है, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो भी इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन चेंज हो रहा है। तो जब जब रिलेटिव मोशन है, यानी दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो करंट आता है। लेकिन जब रिलेटिव मोशन नहीं होता इनके बीच में, चाहे वो एट्थ वाला केस हो, चाहे वो बच्चों फर्स्ट वाला केस हो, तो यहाँ पे कोई भी करंट जनरेट नहीं होती है। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर हमें कॉइल में करंट जनरेट करना है तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। बिना रिलेटिव मोशन किए हुए आप कॉइल में करंट जनरेट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नोट करके आप लिख सकते हो कि whenever whenever मतलब जो इसका कंक्लूजन निकला इन सभी एक्सपेरिमेंट का, वो कंक्लूजन क्या था कि whenever there is relative motion whenever there is relative motion between 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 the coil and magnet then there is a induced current flows through the coil.
देयर इज इंड्यूस करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट क्लियर। तो ये पहले देखा गया कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है कॉइल और मैग्नेट के बीच में। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो करंट आएगा, नहीं तो करंट नहीं आएगा। लेकिन फिर बाद में बच्चों एक एक्सपेरिमेंट और हुआ। उस एक्सपेरिमेंट ने जो अभी हमने कंक्लूजन निकाला इसको चैलेंज किया। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट है इस चीज को बिल्कुल ऐसा समझो कि आपका पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा वो गड़बड़ हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिर इसका रियल जो कारण है उस पे हम चर्चा करेंगे। अभी तक के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, तभी इंड्यूस करंट फ्लो होगी, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी। तभी कॉइल में करंट आएगी, नहीं तो करंट नहीं आएगी। लेकिन जो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ उसमें ये चीज बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। तो फिर हमें फिर से सोचना पड़ता है। तो फेराडे ने इसके बारे में फिर से सोचा। क्या है वो एक्सपेरिमेंट, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। लेकिन अभी तक आपको बस इतना याद रखना है कि अभी तक के कंक्लूजन में हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा, है ना। फिर अब देखते हैं कि ये गड़बड़ फिर कहाँ पे हुई। अभी तक तो हमें ये समझ में आता है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ उसने जो हमने अभी कंक्लूजन निकाला उसको कैसे बदल दिया, मतलब उसको गलत साबित कर दिया, वो हम देखते हैं। तो ये नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 9th आप बोल सकते हो। तो उन्होंने फैराडे ने क्या किया एक बार कि इस तरीके से एक आयरन की रॉड थी, उसमें उन्होंने दो वाइंडिंग की, है ना, दो कॉइल थी। इस तरीके से एक इस तरीके से कॉइल बाइंड हुई थी, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल से बच्चों आपका बैटरी जुड़ा हुआ था, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था और स्विच जुड़ा हुआ था। तो स्विच एक बार ओपन है और एक बार क्लोज करेंगे, फिर एक बार ओपन करेंगे, तो इसमें कुछ इफेक्ट हमने देखा, ठीक है। तो एक कॉइल तो ये हो गई। तो इसको आप चाहो तो कॉइल 1 बोल दो, या इसी को प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, तो प्राइमरी कॉइल भी बोल सकते हो। और इसमें एक और दूसरी कॉइल थी जिसको सेकेंडरी कॉइल या कॉइल 2 बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि उसमें भी इस तरीके से आपका बच्चों वाइंडिंग था, ऐसे, ये ऐसे कॉइल वाइंड थी दूसरी कॉइल उसी आयरन कोर पे, इस तरीके से। और इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, है ना बच्चे। तो ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहा, गैल्वेनोमीटर। अब हुआ क्या, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल या कॉइल नंबर 2, सेकेंडरी कॉइल या कॉइल 2, प्राइमरी कॉइल या फिर कॉइल 1, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब इस स्विच को क्लोज किया बच्चों, है ना, जब यहाँ पे स्विच को क्लोज किया, क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, तो क्लोज्ड करते समय ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने बच्चों डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए स्विच को क्लोज किया गया सिर्फ उतने टाइम के लिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है बच्चों, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से, है ना। और उसके बाद जब ये स्विच को ऑफ किया गया, मतलब ये क्लोज का मतलब स्विच को ऑन करना, और जब क्लोज ओपन किया गया या फिर स्विच को ऑफ किया गया, ऑफ किया या स्विच को ओपन किया, तो फिर से बहुत कम समय के लिए इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ गैल्वेनोमीटर, लेकिन अब अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कोई भी कॉइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में भी नहीं है। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, कंक्लूजन बना रहे थे कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा दो कॉइल्स के बीच में तभी और तभी इंड्यूस करंट आएगी। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये दोनों कॉइल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्टेशनरी है, लेकिन इसमें करंट तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, क्योंकि जब हम ऑन कर रहे हैं या स्विच क्लोज कर रहे हैं तब भी गैल्वेनोमीटर हिला, तो मतलब करंट तो आई थी ना। भले ही बहुत कम समय के लिए आई थी, जितने समय के लिए हमने ऑन किया था तो कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन करंट थी।
उसके बाद फिर जब हमने ऑफ किया या ओपन किया स्विच को, तब भी करंट हुआ, और अब डायरेक्शन जो करंट का है वो अपोजिट था। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है बच्चों वो कैसी थी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे बिना रिलेटिव मोशन के भी करंट जो है वो इंड्यूस हो रही है, एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में करंट जो है वो इंड्यूस हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि रिलेटिव मोशन हो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मतलब नेसेसरी कंडीशन फिर कुछ और होगी, उसके बारे में हमें सर्च करना पड़ेगा, है ना। नेसेसरी कंडीशन कुछ और हो सकती है जिसकी वजह से ये करंट किसी कॉइल में आ रही है, नहीं तो करंट नहीं आ रही है। तो रिलेटिव मोशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हाँ, रिलेटिव मोशन होगा तो होगा, बट यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है फिर भी यहाँ पे करंट आ रही है। इसका मतलब रिलेटिव मोशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो नेसेसरी कंडीशन हमें निकालनी थी, एक तो कोई कंडीशन होगी ना जो सभी एग्जाम्पल में सभी एक्सपेरिमेंट में वैलिड होगी, जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं किसी भी कॉइल में। तो आई होप आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट भी क्लियर होगा और क्या दिक्कत जा रही है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, फैराडे ने इसके बारे में बहुत सोचा विचार किया, तो उसके बाद उनको एक चीज समझ में आई, मतलब उन्होंने एक क्वांटिटी डेवलप की जिसके थ्रू समझ में आया कि हाँ इसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, या इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, है ना, बैटरी की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, ईएमएफ क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद फिर आपका करंट इंड्यूस हुआ होगा। तो चलिए अभी देखें, तो उन्होंने क्या क्वांटिटी बनाई उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, और फिर वो कैसे यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट को समझाएगा उसको हम समझते हैं ना। तो फराडे ने बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने बोला कि एक यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है बच्चों, जिसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फ्लक्स। समझे इस शब्द को, हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये शब्द नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे किसी और चीज से इसको बोला जाता है, वो भी आपको समझा देंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बच्चों फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक क्वांटिटी डेवलप की गई जिसको बोला गया मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली में मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो आप जानते हो बच्चों कि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे, है ना, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगी। बोलो बच्चों, ये तो आप सब जानते हो, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी हुई है पहले, है ना, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे एरिया मानू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानू, एक हाइपोथेटिकल एरिया मानू, ये मान लो एक सर्कुलर एरिया मान लिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एक हाइपोथेटिकल। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देखो क्रॉस कर रही, कुछ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है इससे क्रॉस करेंगी, है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा नंबर में होंगी, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि इनफिनाइट नंबर है, लेकिन यहाँ पे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया से या हाइपोथेटिकल एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं बच्चों, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि कोई भी एक ऐसा एरिया मानेंगे, अगर हम हाइपोथेटिकल एरिया मानेंगे, तो उससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक हाइपोथेटिकल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसमें से 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं बच्चों, मान लीजिए कि 10। तो ये जो 10 है यही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली में काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन हाइपोथेटिकल एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उससे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उसी को हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चों, द टोटल द टोटल द टोटल number of magnetic field lines, number of magnetic field lines
passing through an area, passing through an area is called as मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसको बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं, देखिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल्स टू, ये होता है बच्चों बी ए कॉस थीटा, है ना। तो बी ए कॉस थीटा ये इसका बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जैसे कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा बच्चों, ये बता रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो आपका फ्लक्स भी बच्चों ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सोच भी सकते हो, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी कम होंगी। कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बच्चों वो भी कम होती हैं, ये हमें पता है ना। क्योंकि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो भी ज्यादा होंगी, तो उसी एरिया से क्रॉस करने वाला फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा हो रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है। उसके बाद आपका ध्यान से देखो, तो अगर एरिया ऑफ जो लूप है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसको अगर हम ज्यादा लेंगे तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो अगर आप छोटा एरिया लोगे तो कम लाइंस पास होंगी, और बड़ा एरिया लोगे तो ज्यादा लाइन पास होंगी, तो ज्यादा लाइन पास होंगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा। तो एरिया ज्यादा होगा तो बच्चों फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अच्छा, तीसरा क्या है, कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है इसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये थीटा क्या है, तो थीटा को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, है ना। एक्चुअली में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हो उससे परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका एरिया की डायरेक्शन होती है ना। तो ये एरिया वेक्टर बोला जाता है, एरिया की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है ही, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। अभी तक आप एरिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह पढ़ते थे, लेकिन एक्चुअली में एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, हायर क्लास में आपको बताया जाएगा। अभी तो आप ऐसा सोचो कि कोई भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर अगर आप डायरेक्शन लेंगे तो वो एरिया वेक्टर कहलाता है। अब देखो बच्चों, अगर एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 है तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं इसमें से, मतलब जो फ्लक्स है वो आपका मैक्सिमम होगा। अगर थीटा जो है, मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। लेकिन वहीं पे अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल लिया है, हॉरिजॉन्टल एरिया लिया, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है हॉरिजॉन्टल और एरिया भी हॉरिजॉन्टल है, तो एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर है, मतलब ऊपर की तरफ। तो एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि एरिया से परपेंडिकुलर होता है एरिया का डायरेक्शन। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं करेगी। फील्ड लाइन भी ऐसा है और एरिया भी आपका हॉरिजॉन्टल है, तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, फील्ड लाइंस इसके नीचे से निकल जाएगा, बट इस एरिया को कोई क्रॉस नहीं करेगा। मतलब 90 डिग्री में जब एरिया वेक्टर है, जब थीटा जो है बच्चों, यहाँ पे जब 0 डिग्री था थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था तो फ्लक्स जो था मैक्सिमम था। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम है, फ्लक्स 0 हो गया, क्योंकि कोई भी इस एरिया से क्रॉस ही नहीं कर रहा है फील्ड लाइंस, है ना। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों जो 0 डिग्री पर मैक्सिमम देता हो और 90 डिग्री पे मिनिमम देता है? तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कॉस थीटा होता है। यानी कि अगर थीटा एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बच्चों याद रखें, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं है, ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो है वो एरिया से परपेंडिकुलर लिया जाता है, परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखना।
तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। और अगर जैसे ये थीटा इंक्रीज होता है, जब जीरो होता है, जब ये थीटा जो बच्चों 0 डिग्री होता है, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और थीटा जब बढ़कर 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है। इससे यहाँ पर फ्लक्स के साथ जो थीटा है वो कॉस थीटा लिया गया है, क्योंकि कॉस 0 मैक्सिमम होता है 1 और कॉस 90 मिनिमम होता है 0। तो थीटा का भी यहाँ रोल है, एंगल का भी रोल है, इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला जो है वो बी ए कॉस थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला बच्चों समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से जितने टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं, उनका काउंट, उनका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और उसको काउंट करने का ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, and theta is the angle between area vector, not area vector and magnetic field. Area vector is taken perpendicular to the area. तो आई होप आपको बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और ये क्वांटिटी क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ये कैसे हमें हेल्प करेगा इसको समझने के लिए कि इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। तो चलिए हम सारे एक्सपेरिमेंट्स को वन बाय वन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पहला एक्सपेरिमेंट था तो इसमें ये दोनों रेस्ट पे थे, मतलब दोनों स्टेशनरी थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले से नॉर्थ पोल से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बच्चों, तो इस कॉइल से भी कुछ क्रॉस कर रही होंगी। लेकिन क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने वाली जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कांस्टेंट है बच्चों। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया के कॉइल से, कॉइल के एरिया से जो है वो फिक्स्ड है। अगर मान लीजिए कि ऐसी एग्जांपल के लिए अगर इसमें 50 नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो बाद में ही 50 करेंगी, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही स्टेशनरी है। तो इसका मतलब करंट नहीं है। इसका मतलब अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही हैं, तो करंट नहीं आ रहा है, करंट 0 है। इस केस में देखो बच्चों, अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है, देखो आप, तो जब इसकी तरफ ले जा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इससे क्रॉस करने वाली वो बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। मतलब मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से जो पास हो रही हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो करंट आ गया। फिर यहां पे देखो, जब दूर ले जा रहे हो आप तब भी यही हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से चेंज हो रही है बच्चों। अब यहाँ पे कम हो रही होंगी, यहाँ पे बढ़ रही थी, यहाँ पे कम हो रही है, लेकिन चेंज हो रही है। जब चेंज हो रही है तो भी करंट है। अब जब कम हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, बढ़ रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट थी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेन कारण रिलेटिव मोशन नहीं है करंट के आने का, मेन कारण है फ्लक्स का चेंज होना, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का चेंज होना। तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो करंट है। यहाँ चेंज नहीं हो रहा था तो करंट नहीं था। यहाँ पे देखो, जब आप इसको यहाँ पे ला रहे थे तब भी तो यही हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ रही थी, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट था। जब आप कॉइल को दूर ले जा रहे थे तो फिर से फील्ड लाइंस जो थी वो कम हो रही थी, मतलब चेंज हो रही थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। जब यहाँ पे भी आप एक दूसरे की तरफ ला रहे थे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे जब आप दूर, एक दूसरे से दूर ले जा रहे थे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी कॉइल के थ्रू, तो भी करंट था। लेकिन जब आप दोनों को सेम वेलोसिटी से ले जा रहे थे तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि इनके बीच का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू सेम था, क्योंकि सेपरेशन चेंज हुआ ही नहीं, इसलिए कांस्टेंट था फ्लक्स। फ्लक्स कांस्टेंट था तो करंट कितनी थी बच्चों, 0। यानी कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, रिलेटिव मोशन नहीं है, नेसेसरी कंडीशन ये है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी और तभी आपका क्या आएगा बच्चों, करंट आएगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। देखो, फ्लक्स ज्यादा होना कम होना ये कारण नहीं है करंट के आने का, फ्लक्स का चेंज होना कारण है। तो या तो फ्लक्स बढ़े या तो फ्लक्स घटे, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़े या तो कॉइल के थ्रू घटे, जब भी चेंज होगा तो फिर करंट आएगी, और अगर चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगी। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो क्लियरली समझ में
आया होगा। अब इसी चीज को हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जिसने इस चीज को अनवैलिड कर दिया था, रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट को। देखिए उसमें कैसे काम करता है यही कॉन्सेप्ट, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या होगा बच्चों कि जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया होगा तो इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ रही होगी। मतलब करंट तो कांस्टेंट है ना, डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए इस सर्कल में, इस कॉइल में 2 एम्पियर का करंट है, तो 0 से 2 तो एकदम से हो नहीं गया होगा भाई। 2 एम्पियर की करंट है, अगर बच्चों 2 एम्पियर की करंट है आपकी, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें 2 एम्पियर की करंट को आना है ना, ये हमें पता है। तो 2 एम्पियर की करंट फिर कांस्टेंट रहेगी बच्चों, है ना, ये भी हमें पता है। लेकिन 0 से 2 एम्पियर एकदम से नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा वो टाइम लेगा इंक्रीज होने में। मतलब पहले 0 करंट होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर एक समय पर, कुछ समय स्विच ऑन करने के बाद, कुछ समय के बाद जो है वो 2 एम्पियर की करंट मेंटेन रहेगी। लेकिन कुछ समय तक, भले ही ये नैनो सेकंड मतलब बहुत कम समय है, मिली सेकंड्स का समय है, 1-2 सेकंड का समय है, जब ये करंट चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी, जब आपने स्विच को क्लोज किया, ऑन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा बच्चों, जब ये करंट बढ़ रही होगी तो आपको पता है कि अगर इसमें से करंट बढ़ती है, तो मान लीजिए कि ये जो है बच्चों आपका, ये जो करंट है ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही होगी इस तरीके से। तो ये जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, वो किसके साथ ज्वाइन होंगी बच्चों, ये नॉर्थ पोल से ऐसे निकलेंगी और ये साउथ पोल से एंटर करेंगी, तो इससे सेकेंडरी कॉइल से लिंक होंगी। अब क्या होगा कि इसमें करंट की वैल्यू जब बढ़ रही होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि करंट के प्रोपोर्शनल होता है, किसी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही होंगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हुई। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करके वो कांस्टेंट करंट हो गई, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई, यानी फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया। तो फिर से गैल्वेनोमीटर कहां पे आ गया बच्चों, 0। तो कुछ समय तक तो करंट दिखाया उसने कॉइल में, लेकिन जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गई तो वापस गैल्वेनोमीटर 0 को टच हुआ। वैसे जब आपने ऑफ किया स्विच को, तो फिर करंट 0 हुई, लेकिन एकदम से 0 नहीं हुई, कुछ थोड़ा सा समय लगा। तो करंट कम होती गई, करंट कम होती गई तो फ्लक्स भी कम होता गया, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम होती गई, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती गई। तो क्योंकि इसमें फिर से चेंज आ रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट शो कर रहा था। और उसके बाद जब स्विच ऑफ हो गया, करंट 0 हो गई, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी 0 हो गई, अब कांस्टेंट हो गई, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, दैट इज 0 हो गया। तो फिर से गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 पे आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी चेंज इन फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही कारण है किसका, करंट आने का। तो करंट आने का एकमात्र कंडीशन ये है, रिलेटिव मोशन नहीं है, एकमात्र कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ये है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, तभी और तभी सिर्फ क्या आएगी बच्चों, उस कॉइल में करंट आएगी, नहीं तो करंट कभी नहीं आएगी। करंट को इंड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये करंट तब आती है, पहले इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ होगा, उसके बाद फिर उसमें करंट प्रोड्यूस हुई होगी। ये हम मान के चलते हैं, ये फैराडे ने हमें बताया। तो आई होप आपको सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर होगा, और मेन कारण क्या है करंट के आने का वो भी आपको अब क्लियर हुआ होगा। तो सारे एक्सपेरिमेंट में ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट, चेंज इन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट सभी जगह सही बैठता है। इसलिए हमने जो कंडीशन बनाई कि करंट और इंड्यूस ईएमएफ की कंडीशन है, वो है बच्चों, वेन एवर देयर इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब तब कॉइल में क्या आएगी बच्चों, करंट आएगी, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और हेंस इंड्यूस करंट फ्लो होगी। तो आई होप आपको बच्चों ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखें स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया, तो ये फाइनल कंक्लूजन है सारे एक्सपेरिमेंट्स का, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है बच्चों कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड that
whenever there is change in the there is change in the number of magnetic field lines, number of magnetic field lines, that is मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल, then an induced EMF, EMF का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस। एन इंड्यूस EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस्ड एंड हैंस एन इंड्यूस करंट, और इसी वजह से इंड्यूस करंट भी आता है, एंड हैंस इंड्यूस करंट flows in a coil, induced current flows in a coil। तो आई होप बच्चों जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तब इंड्यूस EMF आएगा और वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा, यानी आपका करंट किसी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड दिस इज नोन एज, जो इलेक्ट्रिक करंट हम बना रहे हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलते हैं फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए।